सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज 18 अगस्त के जनसत्ता अखबार के माध्यम से हम जानेंगे कौन सी देश विदेश की खबरें हमारी तैयारी में महत्वपूर्ण हैं, जो कि सीधे तौर पर हम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में इस्तेमाल में ला सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर पहले ही पृष्ठ पे हमारे सामने आ चुकी है। चंद्रयान से अलग होकर चांद की ओर निकल पड़ा विक्रम। मेरे साथियों, विक्रम अब जा चुका है। विक्रम नहीं गया है, विक्रम कोई व्यक्ति नहीं है, विक्रम चंद्रयान का लैंडर है। यही है जो मेन कहानी है। विक्रम लैंड करेगा किस पे? चांद पे, और वहाँ पे जाके अध्ययन करेगा सतह का और वैज्ञानिक विभिन्न कार्यों का। तकनीकी भाषा में कहें तो प्रणोदन मॉड्यूल के साथ सफ़र कर रहा लैंडर विक्रम अलग हो चुका है। अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले तय करना होगा। धरती से अब तक लैंडर और रोवर ने प्रपोल्शन मॉड्यूल के साथ सफ़र तय किया था। मुख्य यान से लैंडर मॉड्यूल के अलग होने से दो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। पहला, लैंडर मॉड्यूल का इंजन और दूसरी चीज़ें ठीक में काम कर रही हैं, मतलब कि ओके काम कर रहा है। चलिए, है ना, जो बात काम की है उतनी बात करेंगे हम। क्यों हम वीडियो को आपके लिए ज़बरदस्ती बड़ा बना दें। कुछ लोग का टारगेट ही ये होता है कि घंटे 2 घंटे की वीडियो बने। हमें नहीं करना है वो काम। हमें चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में सीधे तौर पे मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखना सीखो। यहाँ पे एक और आर्टिकल आ रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। और अगर आपको मैं याद दिला दूँ कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक पहल है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कामगारों जैसे चटाई बुनने वाले, बर्तन बनाने वाले, सोनारगिरी करने वाले, हस्तशिल्प से पारंपरिक पेशों से जुड़े व्यक्ति, ठीक है, आप जानते हैं ना, जो लोग कालीनें बनाते हैं, जो लोग आपका ड्राइंग रूम में सजाने वाला कोई क्या कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, है ना, सजावट की चीज़ें बनाते हैं, है ना, जो लोग बड़े बड़े ट्रेडिशनल बर्तन बनाते हैं, है ना, इन सबको कामगार कहा जाता है इस योजना के अंतर्गत। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको ध्यान रहेगा कि इसमें मैंने बताया था कि इन कामगारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 5% के ब्याज से, ताकि ये अपना व्यवसाय अच्छा कर सकें। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले हुनरमंद लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। ऐसे लोग जो पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं, हाथ का काम करते और भारतीय शिल्प को संरक्षित रखने में योगदान देते हैं, उनकी उपेक्षा और बदहाली को लेकर अक्सर कहा जाता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऐसे लोग को वित्तीय मदद पहचान प्रतिष्ठित करने और उनके हुनर को बाजार में जगह दिलाने की पहल की है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 30 लाख परिवार, हमेशा ध्यान रखिएगा, हर योजना के टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि योजना चालू कर दी 6 करोड़ अरब लोगों के लिए, नहीं, योजना का टारगेट मॉड्यूल होता है, तभी उसके लिए फ़ंड निकाला जाता है। 30 लाख, याद रखना, डेटा है ये, 30 लाख लोग को ही इसके अंदर कवर करा गया है, ठीक है ना। योजना का फंड होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। कि हमने देख लिया, आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, हमेशा योजनाओं में आप ध्यान रखना कि योजना का कौन सा वर्ष है, कब चालू की गई, 2021 2022। दूसरी बात है, इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, भारत सरकार द्वारा किन लोग के लिए योजना बनाई गई है, किन लोग के लिए, किस वर्ग के लिए बनाई गई है। क्या कोई इनकम वाली बात है कि जिसकी आय इतनी होगी। उसके अलावा कब तक का टारगेट है, कब तक ये काम करेगी योजना। दूसरी बात, कितने लाख लोगों के लिए कवर करा जा रहा है इसमें। अगर आपने किसी योजना में इतने पॉइंट्स याद कर लिए तो आपकी योजना लिखने में काम आएगी और आपका उत्तर अलग दिखेगा सभी लोगों से, ठीक है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 30 लाख पारंपरिक कामगार परिवारों को लाभ मिलने की दावा है। इस लिहाज से योजना काफ़ी मददगार साबित हो सकती है कि बशर्ते इसे सजीदी से लागू किया गया हो। अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, पैसे की कमी के कारण, ठीक है।
हम जानते हैं जगह जगह पे हुनर हाट लगाई जा रही है। हुनर हाट आप लोग के शहरों में भी लगाई जाती है, या जिसे आप अर्बन हाट बोलते हो, अर्बन हाट बोलते हो, ये सब इन लोग के लिए लगाई जाती है सरकार के द्वारा। जैसे रामपुर में, अगर आप जानते हो, रामपुर में लगती है बहुत बड़ी अर्बन हाट, हुनर हाट लगती है रामपुर में, और जगह भी लगती है। ये क्यों लगाई जाती हैं? बहुत सस्ते दरों में यहाँ पे दुकानें दी जाती हैं ताकि ये लोग अपना हुनर को, अपने उसको शहरी बाज़ार में उतार सकें। जगह जगह विशेष हाट, बाज़ार और विक्रय केंद्र बनाकर हस्तशिल्प को मंच देने की कोशिश की जाती रही है। मगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन सबसे इस मायने में अलग है, कही जा सकती है कि इसमें हस्तशिल्पों को सीधे वित्तीय मदद उपलब्ध हो सकेगी, डायरेक्ट बेनिफिट। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने, उन्नत बनाने की दिशा में नए ढंग से सोचने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कामगार गुरु शिष्य परंपरा के तहत दूर दराज के इलाकों में हस्तशिल्प सीखते हैं। उन्होंने किसी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा नहीं ली। स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वह छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं और उन्हें बेचकर किसी तरह अपने गुजारा चलाते हैं। विश्वकर्मा योजना से उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है कि वह भी सुशिक्षित उद्यमियों की तरह अपने कौशल को व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है। हस्तशिल्प का प्रोत्साहन देने वाले पहले और प्रयासों का अनुभव यही है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने पारंपरिक पेशे छोड़कर किसी दूसरे रोजगार, मजदूरी या नौकरी की तलाश में देखे जाते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है, भाषा न्याय। एक सभ्य समाज, संस्था और व्यक्ति को पहचान इससे भी होती है कि वह सामान्य व्यवहार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। ये आर्टिकल बेसिकली हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक हैंडबुक जारी की गई है ना, जिसमें शब्दों का सही तरीके से बदलाव किया गया है। इस मामले में भारत के एक अधिकतर समाजों में स्त्री के प्रति बहुत सारे असम्मानजनक शब्द चलन में हैं। वही शब्द धीरे धीरे प्रशासनिक और अदालती कामकाज में घुसपैठ कर गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने शब्दों का पहचान कर उन्हें अदालती भाषा से बाहर करने का फैसला लिया है। ये आर्टिकल बेसिकली मैंने कल कवर कर लिया है। इस हैंडबुक का नाम है ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कल का हमारा विश्लेषण देख सकते हो जाके, या फिर इंस्टाग्राम और ख़ासकर टेलीग्राम पे भी हमने ये आर्टिकल शेयर करा हुआ है। आगे देखते हैं, भारतीय बाजार का बदलता मिजाज। भारत में ख़रीदारी का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। हम जानते हैं कि साथियों, ई कॉमर्स ही भविष्य का बाज़ार और वर्तमान का बाज़ार है। ऑनलाइन खरीद बिक्री यानी ई कॉमर्स ने व्यवसाय की धारणा बदल दी है। इसने हर उस व्यक्ति को प्रभावित किया है जो व्यवसाय का हिस्सा था या है, चाहे यह उपभोक्ता हो, विक्रेता या विज्ञापनदाता या स्वयं व्यवसाय मॉडल हो। वर्ष 2022 में भारत में 20 करोड़ लोग ने ऑनलाइन कुछ न कुछ खरीदा, जबकि कुछ साल पहले ये संख्या 10 लाख थी। एक साल में 10 लाख की वृद्धि, एकदम से 2 गुना परिवर्तन। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2027 तक 170 अरब डॉलर के बाज़ार में ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ई कॉमर्स का अचानक बढ़ना इसलिए भी उल्लेखनीय है कि भारतीय लोग की खरीदारी करने के तरीके में दशकों से कोई बदलाव नहीं आया है। पश्चिम के विपरीत, जहां विशाल सुपरमार्केट चेन एकाधिकार रखती हैं, वहीं भारत में खरीदारी के अपने स्थानीय तरीके को बरकरार रखा है। भारत में 65.9 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और मोबाइल इंटरनेट डेटा का कीमत दुनिया में सबसे कम है। 2025 तक 1 अरब भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच होने की उम्मीद है और उनमें से 33% ऑनलाइन खरीदार होंगे। भारत के श्रेणी 3 और श्रेणी 4 शहरों का बहुत तेज़ी से डिजिटलीकरण हो रहा है। दिलचस्प है कि वित्तीय वर्ष 2021 में 53.8% की तुलना में वित्त वर्ष 22 में श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों के खरीदारों की कुल बाजार हिस्सेदारी 61% से अधिक थी। भारत की ई कॉमर्स क्षेत्र ने भारत के व्यापार करने का तरीका भी बदल दिया है और बिजनेस टू बिजनेस, डायरेक्ट टू कंज्यूमर को लेकर वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता और उपभोक्ता से व्यवसाय का खोल दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी क्षेत्र या फिर व्यवसाय क्षेत्रों के बारे में,
तो दो टर्म्स आते हैं इसमें, B2C, B2B, C2C और C2B। और ये टर्मिनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये 2022 के प्रारंभिक परीक्षा में भी इस्तेमाल की गई थी। सॉरी, ये पहले के परीक्षाओं में पूछा गया है, B2C, B2B और C2C, C2B के बारे में। चलिए, 2022 नहीं, शायद ये इससे पहले का वो प्रश्न है, 22 का नहीं है, सॉरी। हालांकि डिजिटल परिवर्तन, देखिए, इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में ई कॉमर्स का आकार 30 तक बढ़कर $40 अरब को हो जाएगा। 2030 तक ना $40 अरब का हो जाएगा, जो 2019 में महज $4 अरब का था। हालांकि डिजिटल परिवर्तन उपभोक्ता व्यवहार को भी बदल रहा है, जो 23 में खुदरा उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इससे कुछ अन्य व्यापक चिंताएं भी पैदा हो रही हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ कुछ कंपनियों और उनके अरबपति मालिकों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। भारत की पारंपरिक स्थानीय पड़ोसी किराना दुकानों की शक्तिशाली संजाल को भी इसे धक्का पहुंचा है, जो वर्तमान में भारत के किराना बाजार का लगभग 80% है, जबकि वर्तमान में ऑनलाइन खरीदे जाने वाले किराना के सामान पात्र 1% है। देख रहे हैं आप डेट कि वर्तमान में भारत के किराना बाजार का लगभग 80% है क्या। एक और बार देखो, भारत की पारंपरिक स्थानीय पड़ोसी किराना की दुकान, जो गलियों में हमारे है ना, दुकानें हैं, प्रोविजन स्टोर्स हैं, की शक्तिशाली संजाल को भी इससे धक्का पहुंचा है, जो वर्तमान में भारत में 80% है, जबकि वर्तमान में ऑनलाइन खरीदे जाने वाले किराने का सामान मात्र 1% है। अपनी दुकानदारी पर प्रतिकूल असर देखते हुए इनमें से कुछ डिजिटल हो गए हैं और सीधे ई कॉमर्स मंचों के साथ साझेदारी कर ली है। अगर आप लोग जानो कि जियो मार्ट के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, पता है जियो मार्ट वालों ने क्या करा कि आपकी जो किराना की दुकान है ना, उसी को डिजिटल कर दिया है, उसी को डिजिटल कर दिया है, हर दुकान को, किराना की दुकान को डिजिटल कर दिया है। जिसको भी इंटरेस्ट है इसमें वो कर रहा है, अपनी दुकानों को कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल कर रहा है, जो प्रोविजन स्टोर्स हैं। देख रहे हैं आप, कुछ जो बड़े स्टोर्स हैं वो तो प्रॉपर, जो आपका अमेज़ॉन ग्रॉसरीज़ है या फ्लिपकार्ट ग्रॉसरीज़ है, इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, इनका साथ काम कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन दिख रहा है, क्योंकि अब खतरा इन स्थानीय दुकानों को भी हो गया है ऑनलाइन मार्केट के बहुत ही ज़्यादा बूम करने से। ई कॉमर्स के इतने पैर पसारने और विकास के बावजूद भारत अभी भी एक महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन से बाधित है। देश का 50% से अधिक हिस्सा आज भी इंटरनेट पहुंच से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में यही काफ़ी अधिक है। ऑनलाइन खरीदारी की आकांक्षाएं समाज के सबसे गरीब लोग की पहुंच से दूर हैं। ठीक है, टुकड़ों में संपूर्णता की गीत, ये वाला बड़ा अच्छा आता है, ये वाला जो सेगमेंट होता है अखबार का। कुछ भी एक साथ नहीं होता, ना ही सारी ज़िंदगी एक साथ सामने आती है। चलते चलते दुनिया दिखती है, छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े कदम हो जाते हैं। मैं पूरा इसमें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप हो जाता है। हाँ, मगर मुझे अच्छा लगा। सब चीज़ें बस चलती रहती हैं और एक क्रम में दुनिया चलती हुई दिखती है, क्रम में। ठीक है, ये जो क्रमगत संसार एकता का भान कराते हुए सामने होते हैं, जिसे हम सब पूर्णतः के रूप में देख रहे होते हैं, वहाँ पूर्णत दरअसल टुकड़ों टुकड़ों में जिए गए संसार की पूर्णता होती है। कई सारे लोग संपूर्णता की खोज में ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, पर जिंदगी वास्तव में टुकड़ों टुकड़ों के बीच संपूर्णता का गीत गाती रहती है। टुकड़ों के बीच में संपूर्णता का गीत गाती रहती है। यह कुछ इस तरह की बात है कि एक नींद में कई सारी दुनिया को लेकर जब लौटते हैं, तो सुबह सुबह एक नई दुनिया का एक नई चुनौती के साथ सामने मिलती है। हमारी नींद इस समय टुकड़ों के बीच संसार को जी रही होती है। यह संसार है और इसे जानना समझना ही हमारे होने का अर्थ है। इस संसार को हम सब टुकड़े टुकड़े में जोड़कर जीते रहते हैं, और यही से पूर्णता की राहें भी आती हैं, जो हमें जीने का दुनिया और गति देती चलती हैं। कह सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े में ज़िंदगी चलती रहती है। बड़ा ये अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि जीवन जीने का दर्शन जो है ना, वो वही रुकावट में है, उस हार में है, उस जीत में है, उस बदलते परिवर्तन के गीत में है।
थका हुआ इंसान प्लेटफॉर्म की बेंच पर भी सो जाता है। नींद में जाने के लिए लोग कई बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। मतलब ये बता रहा है कि नींद कितनी ज़रूरी है। देखो यार, ऐसे हम ऐसे आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की एक हैबिट बन जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि उनके आसपास कोई और सो नहीं सकता, वह खर्राटे सबको जगा देते हैं। कोई कोई ऐसी नींद में होता है कि बस जगता जागते सोता रहता है, ना पूरी तरह सोता है ना पूरी तरह जगता है। बेसिकली ऐसे ही बता रहे हैं, व्यंग टाइप में है। नींद में आराम से जाना चाहिए, किसी तरह की हड़बड़ी और तनाव को लेकर ना तो नींद में जाना चाहिए ना अपनी वास्तविक दुनिया में। स्वाभाविक रूप से नींद लेते हुए मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हुए भी हम सामाजिक और नैतिक दायित्व के साथ न्याय करते हुए अपना कार्य कर पाएंगे। स्वस्थ होने के और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत भर नींद जरूरी है। इससे ज़्यादा अहम पहलू ये है कि हम किसी भी मसले पर महज सहज तरीके से सोचे समझे सकें। इसके लिए हमारे दिमाग को आराम मिलना चाहिए और इसका रास्ता पहले व्यायाम है तो दूसरा नींद। अच्छा, ये वाला सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें थोड़ी फिलोसफिकल, थोड़ी एथिकल बातें की जाती हैं। आप पढ़िएगा, इसको बिल्कुल पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा आपसे कि अखबार में बहुत चीज़ें आती हैं। अगर हर चीज़ का अध्ययन करना शुरू कर दोगे तो पढ़ाई कब करोगे अपनी। दूसरी बात है, हमारा मेन जो लक्ष्य है कि आपको कम समय में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल जाए, ताकि आप भी अपना पढ़ाई को बरकरार रखो। ठीक है। सदी के अंत तक हरा भरा हो सकता है थार रेगिस्तान। एक छोटी सी वैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में है ये। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भारत के थार रेगिस्तान में भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन बड़ा बड़ा मैटर है ये भाई। जलवायु परिवर्तन, एक अध्ययन के ये बात सामने आई है। अध्ययन में शामिल शोधकर्मियों के अनुसार तापमान बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के कई रेगिस्तानों का एक और विस्तार होने का अनुमान है। वहीं थार रेगिस्तान में से उलट रख देखने को मिल सकता है। थार रेगिस्तान राजस्थान के अलावा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में फैला हुआ है। यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। ये दुनिया का 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखो डेटा मिल गया ऐसे ही बैठे। 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान है 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान। अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी के रेगिस्तानों के बढ़ने का दावा किया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सहारा रेगिस्तान का आकार 2050 तक सालाना 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ सकता है। अध्ययन में अर्थ फ्यूचर नामक पत्रिका के प्रकाशित हुआ है, जिसमें थार रेगिस्तान के संबंध में अप्रत्याशित पहलू का जिक्र किया गया है। शोधकर्ताओं के दल ने कई अवलोकनों और जलवायु मॉडल सिमुलेशन को मिलाकर उनका अध्ययन किया और पाया कि वर्ष 1901 से 2015 के बीच भारत और पाकिस्तान के अर्धशुष्क उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में औसत 10 से 50% तक बढ़ी है। उनका कहना है कि मध्यम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की हालत में भी इस वर्षा के 50 से 200% तक बढ़ने के आसार हैं। अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय मानसून का बदलाव भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क स्थितियों के लिए अहम कारक है। अध्ययन में शामिल गुवाहाटी स्थित कॉटन विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के BN गोस्वामी के अनुसार भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की गतिशीलता को समझना ये समझने के लिए अहम है कि जलवायु परिवर्तन थार रेगिस्तान को कैसे हरा भरा कर सकता है। गोस्वामी ने को बताया कि भारतीय मानसून में बदलाव को विशेष प्रवृत्ति है और यह उत्तर पश्चिमी भारत में अर्धशुष्क क्षेत्र को हरा भरा होने का संभावना के लिए जरूरी है। देखिए, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज बहुत ज़रूरी मुद्दा है मुख्य परीक्षा के लिए भी। अगर आपको कहीं पे कोई पॉइंट ऐड करने को हो तो आप ये वाला, कहीं पे क्या, आप अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में भी ये मेंशन कर सकते हो पॉइंट। इससे पता क्या लगेगा कि जो आपका आंसर का मूल्यांकन करेगा उसे ये क्लियरली पता लग जाएगा कि भैया इस बच्चे ने रिसेंट के डेटा पढ़े हुए हैं। वो भी सोचेगा कि अरे ये थार रेगिस्तान को हरा भरा कर रहा है,
चलो मैं इसका खुद देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ कहाँ पे लिखा है ऐसा। और अगर उसने देख लिया, जो आपका कॉपी चेक करता है, तो वो खुश हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन के उत्तर में हमारे इस छात्र ने ये मेंशन करा है। इससे क्या होगा, जो आपका उत्तर है, जो आपका आंसर है, वो बाकी आंसर से अलग हो जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्टिकल है। क्लाइमेट को लेके मुख्य परीक्षा की रेस कोई 20 क्वेश्चन को लिखना नहीं है। मुख्य परीक्षा की रेस 20 क्वेश्चन में एवरेज लिखना है और अच्छा कंटेंट देना है, कम शब्दों में ज़्यादा बयां करना है। थार रेगिस्तान राजस्थान के अलावा पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है। 1901 से 2015 के बीच भारत और पाकिस्तान की अर्धशुष्क उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में औसत वर्षा 10 से 50% तक बढ़ी है। माध्यम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की हालात में भी इस वर्षा के 50 से 200% तक बढ़ने का आसार है। ठीक है। एक यहाँ पे आर्टिकल है, छोटा सा न्यूज है, महिला से दुर्व्यवहार करने पर आईपीएस अधिकारी निलंबित। बड़ा ही अजीब लगा मुझे। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, अच्छे अच्छे अधिकारी ऐसा कार्य करते हैं। ये बेसिकली आपके एजीएमयूटी कैडर के हैं, एजीएमयूटी कैडर के हैं, एगमुट कैडर के आईपीएस अधिकारी गोवा में किसी पब में एंजॉय कर रहे थे। हमका पीनी है, पीनी हमका पीनी है, उसी में थोड़ी इन्होंने कहानी गड़बड़ कर दी, तो इन पे इंक्वायरी बिठाई गई और इनको निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कॉल के खिलाफ टिप्पणियां। एक डॉक्टर साहब थे बेसिकली, एक मरीज के संबंध में शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर उपेंद्र कौल के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द कर दिया गया है। ये बेसिकली इंसिडेंट था, इन्होंने इसी का इलाज करा था, एंजियोप्लास्टी यहाँ पर मेंशन है। तो ऑपरेशन कुछ ठीक नहीं हुआ था, पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। तो कोर्ट ने प्रॉपरली, कंज्यूमर कोर्ट ने भी इसे गलती नहीं माना, ये एक बस एक नेचुरल एक्टिविटी हो गई थी, डेथ होना, ना हॉस्पिटल की गलती ना डॉक्टर की गलती। फिर भी हॉस्पिटल में खामियों को लेके कोर्ट ने संज्ञान लिया। यहाँ पढ़िएगा, अपीलकर्ता डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन बाईपास मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल प्रशासनिक लापरवाही का दोषी था, जिसका वास्तव में मतलब ये होगा कि अकेले अस्पताल के खिलाफ निष्कर्ष को बरकरार रखा गया था और डॉक्टर के खिलाफ आरोप को आयोग ने स्वीकार नहीं किया था। डॉक्टर को फ्री कर दिया था, मगर अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां थीं, अस्पताल में जो प्रशासनिक कमियां थीं, उसको अभी भी कोर्ट ने संज्ञान में लिया हुआ है। ठीक है ना। ये कंज्यूमर केस का है। संपत्ति का मौखिक बंटवारे में मान्य, बेसिकली ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये थोड़ी आप लोग के लिए डायरेक्टली काम का नहीं है, ये या तो लॉ स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं के काम में आएगा। ठीक है। भारत पुरुष एयर पिस्टल विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य। भारत का ISSF विश्व चैंपियन। कितना अच्छा लगता है, हमारे देश के युवा मेडल लाते हैं देश के लिए। ISSF विश्व चैंपियनशिप में अभियान प्रभावहीन तरीके से शुरू हुआ और जब गुरुवार को प्रतिस्पर्धा पेश करे 6-10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में से कोई भी 24 पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम सदस्यों शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा 1734 अंक बनाए। जर्मनी की टीम उनसे 9 अंक आगे रहकर रजत पदक जीतने में कामयाब रही। कोई दिक्कत नहीं, हार जीत लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। साथियों, आज के अध्ययन में, आज के विश्लेषण में हम इतना ही रखते हैं। हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ कल।
अगर आपको यह अध्ययन अच्छा लगा, ये विश्लेषण अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और साथ ही साथ पुरानी वीडियोस से रेगुलरली जुड़े रहिए, क्योंकि वो ही आपके काम आने वाली हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।